आज के वीडियो को हम संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल की तरफ से मैं रघुवर प्रसाद भारतीय कृषि व्यवस्था पर जो है मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका था कि जो है ये कृषि जो है में कितनी वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं का प्रकार पढ़ा दिया था जिसमें वस्तुओं में पूरक वस्तुएं अंतिम था। आज मैं आपको भारतीय कृषि पर आपका ध्यान जो है ले चलता हूं, क्योंकि यह कृषि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, प्राकृतिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से यह कृषि व्यवस्था को जानना, हमारे देश के नेता हों, हमारे देश के आईएएस की तैयारी करने वाले हों, हमारे देश के सामाजिक व्यक्ति हों, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। मैं आईएएस के सिलेबस में आईएएस के सिलेबस में संबद्ध कृषि की बातों को मैं आपके सामने एक आज के डेट में 6/4/2021 को भारतीय कृषि पर अगले चरण की मैं ये पाठ्यक्रम की बातें आज मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसको आप आत्मसात करिए और जानिए और समाज के विषय में जो है इस कृषि को भी ले चलिए और आईएएस की परीक्षा में भी इसको अप्लाई करिए और जितने क्षेत्र में चाहें उसके उतने क्षेत्रों में कृषि के महत्व को समझिए। आइए कृषि के क्षेत्र में हम चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु पहले पढ़ा दिए थे वस्तुएं कितनी होती हैं, जिसमें लास्ट वस्तुएं मैं बताया था पूरक वस्तुएं होती थी। तो आइए कृषि के क्षेत्र में चलते हैं कि वर्ष 1950 से 1951, वर्ष 1950 से वर्ष 1951 में भारत की कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन का 69.5% भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न था। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न था। परंतु वर्ष 2019 में इस क्षेत्र में भारत में कार्यशील जनसंख्या का 42.39% भाग संलग्न रह गया है। अब आइए मैं आपको बता रहा हूं कि जब भारतीय कृषि व्यवस्था पर आप चलिएगा तो भारत की या विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, दोनों अर्थव्यवस्थाओं में कृषि प्रधान चीज होती है। आज कृषि को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और आप जान रहे हैं कि मैं भी एक किसान के ही घर से होकर के मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद को धारण किया हूं। इसलिए कृषि को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति सांस लेता है
और जन्म लेता है और मरता है, वहां तक कृषि साथ देती है। तो इसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए 1950 और 1951 में भारत 1950 और 1951 और 1951 में भारत की कार्यशील, जितना भारत की कार्यशील जनसंख्या है, भारत में सभी लोग तो काम करते नहीं है, बहुत लोग बिना काम के इस धरती पर जीते खाते हैं। एक आदमी कमाने वाला है तो 4 आदमी खाने वाला है। तो यहां बताया गया है कि कार्यशील जनसंख्या, तो वर्किंग पॉपुलेशन जितना है, वर्किंग पॉपुलेशन जितने लोग भारत में कार्य कर रहे हैं, उसमें 69.5% भाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न था। आप समझ लीजिए 1950 और 1951 में भारत में जो कार्यशील जनसंख्या थी वह 69.5% भाग कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में संलग्न था, परंतु 2019 में इस क्षेत्र में भारत में कार्यशील जनसंख्या का 42.39% भाग संलग्न रह गया है। अब आइए देखिए इस समय भारत में कृषि में जो गिरावट आई है, यह आप कहीं भी बोल सकते हैं कि जो भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो भारत में, वह क्यों गिरावट कर दी, क्यों गिरावट कर दी। कृषि में गिरावट इस बात का सबूत है कि कृषि में जब कृषि में बढ़ोतरी था तो वर्ल्ड ट्रेड में भारत का परसेंटेज कुछ था, लेकिन अभी कृषि में जब गिरावट आकर के 2019 में 42.3% भाग कृषि में संलग्न रह गई है, तो वर्ल्ड ट्रेड में 0.7% ट्रेड में भारत का स्थान है। अब बताइए भारत का तरक्की कभी होगा? नहीं होगा। इसीलिए आईएएस की परीक्षा में इस बात को जानिए कि कृषि का क्या इंपॉर्टेंसी है। 1950 और 1951 में भारत की कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन 69.5 थी, किंतु यहाँ के लोगों, यहाँ के पॉलिटिशियनों, यहाँ के सरकारों ने ऐसा काम किया है किसानों के साथ कि 69.5% के जगह पर अब 42.39% भाग अब कृषि में संलग्न रह गया है। तो बताइए भारत की कभी तरक्की होगी? कभी नहीं भारत की तरक्की हो सकती है। आप इसको जानिए और आईएएस की परीक्षा में इस बात को जरूर जिक्र करिएगा कि कृषि न रहे तो भारत का तरक्की नहीं हो सकता है। आइए आगे चलते हैं। कृषि में शोध कुछ हुआ है, कृषि में शोध हुआ कुछ, वो शोध की बात मैं आपको बता रहा हूं। वर्तमान में भारतीय कृषि जीडीपी, वर्तमान में भारत कृषि का जीडीपी की लगभग 0.37% 2018-19 में, 2018 और 19 राशि कृषि से संबंधित शोध कार्य में व्यय की जाती है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह राशि कृषि जीडीपी का
5% करने का सुझाव दिया है, करने का सुझाव दिया है। अब आइए समझ लीजिए, जब कृषि में शोध हुआ कि क्यों इतना भारत में ट्रेड जीरो जा रहा है, व्यापार विश्व में जीरो जा रहा है, तो कृषि में शोध हुआ। तो शोध में वर्तमान भारत कृषि का जीडीपी का लगभग 0.37% 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि में संबंधित शोध कार्य में व्यय की जाती है। कितना? 1% भी नहीं। अब बताइए, कृषि का नाश नहीं होगा, कृषि का विनाश नहीं होगा, लोग भारत में मरेंगे नहीं खाने बिना, और भारत का अर्थव्यवस्था चरमराएगी नहीं, तो क्या होगी? आप आईएएस बनिएगा तो इस बात को, इसीलिए आईएएस में तो रखा गया है इसको, कि कृषि पर भी आप नजर डालें कि कृषि कैसे मजबूत होगी। जिस देश की कृषि व्यवस्था समुन्नत अवस्था में नहीं होगी, उस देश की इकोनॉमी कभी ठीक नहीं हो सकती है। इस बात को आप जानिए। तो 0.37% 18-19 में राष्ट्रीय कृषि से संबंधित शोध कार्य में व्यय की जाती है। लेकिन भारत में एक किसान आयोग है, राष्ट्रीय किसान आयोग, नेशनल फार्मर कमीशन, नेशनल फार्मर कमीशन, वह सुझाव दिया कि जो है यह राशि इससे बढ़ा करके 0.37% 2018-19 राशि से बढ़ा करके राष्ट्रीय कृषि जीडीपी का 5% करने का सुझाव दिया है। तो जीडीपी का 5% जो जीडीपी आती है हर तरह से जो है इनकम जो है, तो वह सुझाव दिया कि कृषि पर 5% का राशि जीडीपी का, जो जीडीपी भारत की है वो जीडीपी का 5% खर्च करने का सुझाव दिया है। लेकिन यह हो नहीं रहा है, तो भारत की स्थिति दयनीय हो रही है। और देख रहे हैं कृषि पर बवाल मचा हुआ है। आगे आइए, आपके आईएएस के सिलेबस से ही मैं चल रहा हूं, इधर उधर मैं नहीं जा रहा हूं। यानी आपसे पूछा जाए कि 1951 से लेकर के और 1950 से लेकर 1951 तक जो है कितना था सभी पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन का कृषि में संलग्न 69 जो है आपको 69 आपको था 5%, और अब कितना हो गया है 42%। अब 42% के क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जीडीपी का भाव, मानो जीडीपी का परसेंटेज कृषि के काम में लगाने के लिए कम दिया गया, इसीलिए कम हो गया। और जब आयोग ने कहा कि नहीं भाई 5% जीडीपी का खर्च करो कृषि पर, तो यह नहीं हुआ। इसलिए भारत को दुर्दशा देखना पड़ेगा। और अगर आईएएस बनना चाहते हैं तो आप आईएएस बन के जब जाइएगा तो आपके सामने समस्या फेस करनी होगी। इसलिए आपको आईएएस के सिलेबस में रखा गया है। आइए आगे आपको बताते हैं। आइए आगे बताते हैं। भारतीय कृषि और भारत की जो कृषि, भारत की कृषि एवं फसलों के विषय में, एवं फसलों के विषय में बताते हैं। भारत में जब हम चलेंगे तो भारत में फसलें कितनी तरह की होती है? तो भारत में रबी, खरीफ और जायद 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो भारत में इसलिए यह आईएएस के सिलेबस में रखा गया है कि कोई भी कलेक्टर बन के जब जाएगा तो फसलों के विषय में जानेगा, और जब अपने जिले में जाएगा तो जानेगा कि रबी में कौन कौन सी चीजें आती है, खरीफ में कौन कौन सी चीजें आती है और जायद में कौन कौन सी चीजें आती है। इसीलिए इसको सिलेबस में रखा गया है, वैसे थोड़ा रखा गया है।
एक कलेक्टर को जानकारी होनी चाहिए कि रबी की फसल में कौन आती है, कौन कौन फसलें आती हैं, खरीफ की फसल कौन कौन आती है और जायद की फसल कौन कौन आती है। तो आइए इस कलेक्टर बनने की तैयारी में आप इसको जानिए और इस मुकाम पर पहुंचने का प्रयास करिए। आइए हम चलते हैं फसल, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें, बुआई अवधि, बुआई अवध, बुआई अवध, कटाई अवध, कटाई अवध। तो आइए अब हम चलते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं कृषि के क्षेत्र से आईएएस में या बीपीएस में या पीसीएस में। रबी फसलें, रबी फसलें, रबी फसलें। तो रबी फसलें का टाइम क्या है? शीतकालीन, शीतकाल में रबी की फसलें प्रमुख फसलें। तो इसमें रबी की फसल शीतकाल में बोआती है, तो रबी की फसलें शीतकालीन। और कौन कौन फसल है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, सरसों, मसूर तथा आलू, तथा आलू। अब बुआई अवधि है अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, और कटाई है मार्च, अप्रैल, मार्च अप्रैल। खरीफ फसलें, खरीफ फसलें, ये खरीफ फसलें, इनका समय वर्षाकालीन, वर्षाकालीन। तो इसमें धान, ज्वार, बाजरा, बाजरा, मक्का, मक्का, तिल, तिल, मूंगफली, मूंगफली, उड़द, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, सोयाबीन। ये जुलाई, जुलाई, जून, जुलाई, जून और जुलाई में ये बुआई होती है और इसकी कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। तो भाई ये 3 फसल होती है। रबी की फसल शीतकाल में, याद रहे। और शीतकाल में कौन कौन चीज बोया जाता है? गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर तथा आलू। ये जब शीत पड़ती है तो उस समय बोया जाता है। और इसका बुआई का महीना भी है अक्टूबर और नवंबर। पूछ सकता है कि रबी की फसलें में कौन कौन है? तो ये हैं। अब कौन कौन मौसम में बुआई होती है? तो अक्टूबर नवंबर में। और कटाई किन कौन महीने में होती है? तो मार्च अप्रैल में। उसी तरह से रबी की फसल, खरीफ की फसल क्या? वर्षाकालीन में। जब जून जुलाई होता है तो उसी में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन। अब पूछ ही दे कि सोयाबीन, और सब तो जानते हैं, लेकिन पूछ दे सोयाबीन कौन फसल है? रबी है, खरीफ है कि जायद है? और रबी, खरीफ, जायद सब में आती है। तो आप किस पर लगाइएगा? तो आप याद रहेगा तभी ना लगाइएगा इसकी परीक्षा में। तो ये सोयाबीन पर याद रखिए, सोयाबीन बराबर पूछता है सोयाबीन कौन सी फसल
में आता है तो खरीफ फसल में आता है, और जून और जुलाई में इसकी बुआई होती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। अब आइए, जायद की फसल है। जायद, जायद एक, ये जायद की फसल है, ये जायद की फसल है। जायद जो है ग्रीष्म काल में जायद की फसल को बोया जाता है। तो जायद की फसल में तरबूजा होता है जो आप खाते हैं, तरबूज, 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 खरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, ककड़ी, खीरा, भिंडी, भिंडी सब्जी होती है, फसल है भिंडी, आलू। ये है जायद फसल। अगर पूछ ले तरबूज या खरबूज कौन सी फसल है, फसल का क्या नाम है, तो आप जायद लिखिएगा। ककड़ी, खीरा, भिंडी, आलू ये ग्रीष्म काल की फसल है। और कब इसका जो है बुआई होता है, ये इसका बुआई होता है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, और जून जुलाई तक समाप्त हो जाता है। जून और जुलाई तक समाप्त हो जाता है। यह है जायद। तो अब एक चीज और बताएं आपको, ये क्यों आपको ये बताया जा रहा है इसमें कि आप जानिएगा, जिस जिले में आप जाइएगा उस जिले में जानिएगा कि यह जिला जायद फसल वाला जिला है, खरीफ फसल वाला जिला है, कि जो है आपका जो है रबी फसल वाला जिला है। तो इसकी जानकारी रहेगी तभी उस जिले में आप किसानों को संतुष्ट कर सकते हैं, योजनाओं जो आती है सरकार के माध्यम से। तो इसलिए पढ़ने के लिए आपको ये बताया जा रहा है कि आप पढ़िए और इस पर जाइए, इसको पढ़ करके फिर जनता का सेवा में उतारिए। इसीलिए अब आइए आगे चलते हैं। फसल विविधीकरण, फसल विविधीकरण सूचकांक, सूचकांक, फसल विविधीकरण सूचकांक 2014 और 15 में क्या था। एक सूचकांक होता है हर एक चीज का सूचकांक, सूचना का उसका अंक होता है। क्या है, तो आइए, राज्य एवं सूचकांक मूल्य, सूचकांक मूल्य, सूचकांक मूल्य होता है। तो आइए कर्नाटक में हम चलते हैं। जब कर्नाटक में, तो इसका सूचकांक मूल्य 0.938 है। एक सूची बनाई जाती है तो उसका मूल्य इतने ही है कर्नाटक में। और महाराष्ट्र में जब चलते हैं, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में फसल विभिन्न फसलों का सूचकांक यही है। महाराष्ट्र में जो 0.903 यही है इसका सूचकांक मूल्य। और उसके बाद गुजरात में आइएगा, तो गुजरात में आइएगा तो इसका सूचकांक मूल्य है 0.900, ये सूचकांक मूल्य है गुजरात के बाद। आप राजस्थान में आइएगा, राजस्थान में, तो राजस्थान में आइएगा तो राजस्थान का कृषि का विभिन्न फसलों के कृषि का सूचकांक हो जाएगा आपका जो है 0.884। और जब राजस्थान के बाद तमिलनाडु में आइएगा, तमिलनाडु में आइएगा, राजस्थान के बाद तमिलनाडु में आइएगा तो 0.870। ये अगर पूछ दे कभी कि फसल विविधीकरण सूचकांक क्या होता है, इस पर 4 लाइन लिखिए, तो आप यही
यही सूचकांक होता है। कर्नाटक में फसल विविधीकरण सूचकांक जो है, फसलों जो विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती है तो उनका क्या वैल्यू है, इसीलिए उनकी सूची बना दी गई है कि इसी तरह से हर चीज का सूचना, उसके सूचकांक सूचना है इस क्षेत्र में कि इसका वैल्यू 0.938% है, जब एक भी नहीं है। महाराष्ट्र में 0.903, गुजरात में 0.900 और राजस्थान में 0.880 और तमिलनाडु में 0.870। इस तरह से सूचकांक बना है। तो फसल विविधीकरण सूचकांक वह सूचकांक है जो विभिन्न फसलों का उनके वैल्यू के बराबर पूरे भारत में लेवल का है या विश्व में क्या लेवल है, यही है फसल विविधीकरण सूचकांक। तो हमारे पास तो आज टाइम नहीं है, तो अब हम बताते हैं कि फसल विविधीकरण सूचकांक का अधिकतम मूल्य कितना होना चाहिए। फसल विविधीकरण सूचकांक का मूल्य बराबर हो गया 1.00। ठीक है। तो अगर कर्नाटक में एक के बदले इतने ही है तो सरकारें क्या कर रही हैं कि इनका विभिन्न फसलों का सूचकांक एक क्यों नहीं हो रहा है। तो आप पढ़े रहिएगा, तभी ना आप जाइएगा उस राज्य में सरकारों में, तुम सबको राय दीजिएगा। अरे भाई, फसल सूचकांक का मूल्य 1 हुआ तो 1 क्यों नहीं लाया जाए। आप ऐसा पॉलिसी बनाइए कि फसलों का सूचकांक मूल्य 1 पर आ जाए। अगर सूचकांक मूल्य 1 नहीं आया तो आप कृषि के क्षेत्र में यानी राज्य विकास नहीं कर सकता है, और जब राज्य विकास नहीं करेगा तो राज्य में शामिल क्षेत्र, भूभाग, सरकार, जनता, प्रभुसत्ता सब खतरे में पड़ जाएगी। आज वही हो रहा है। फसलों का सूचकांक एकदम 1 से कम है। तो देखिए, चोरी है, छीना झपटी है, डकैती है, भ्रष्टाचार है, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार, धार्मिक भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक भ्रष्टाचार, मूल्यों का अवमूल्यन, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसके चलते हो रहा है। मात्र कृषि के जो है सूचकांक में गिरावट आने के चलते हो रहा है। तो आप सोचिए जरा कि इन राज्यों में एक फसल विविधीकरण सूचकांक का मूल्य बराबर होता 1.00, लेकिन है सूचकांक का मूल्य कितना है, इतना ही मूल्य है। 1 बराबर है इतना, एक के विरुद्ध इतना, 1 के विरुद्ध इतना, 1 के विरुद्ध इतना, 1 के विरुद्ध इतना, 1 के विरुद्ध इतना। तो क्या है, ये सब डाउनफॉल नहीं हो रहा है। इसीलिए आईएएस के सिलेबस में कृषि व्यवस्था को रखा गया है और कृषि को लेकर देश में कोहराम मचा हुआ है। तो इसीलिए ज्वलंत समस्या है भारत की कृषि से संबंधित समस्या। और आगे हम कल आपको नया वीडियो बनाएंगे, इसी कृषि पर आगे चलेंगे। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमारे पास अब समय नहीं है, हम अब सरकारी कार्य में व्यस्त होने जा रहे हैं। धन्यवाद। पढ़ने वाले सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लिखें, याद करें कि सूचकांक का फसल विविधीकरण सूचकांक क्या है, फसल विविधीकरण सूचकांक क्या है, फसल का जो है कौन फसलें कितनी तरह की होती है, कौन कौन महीने में बुआई होती है, कौन कौन महीने में कटाई होती है, और उसका समय क्या है, इस पर आप जानिए। धन्यवाद। आज अपना वीडियो हम अर्थशास्त्र में यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि इसके पीछे मैं बता दिया हूं, अर्थशास्त्र के विषय में पूरा ब्यौरा बता दिया हूं। अर्थशास्त्र का एक क्रमबद्ध अध्ययन मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।